नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के बारे में जो घोषणाएं की हैं उन पर हम लगातार मंडी.com में चर्चा कर रहे हैं और अपनी चर्चा में कृषि क्षेत्र की अलग अलग विधाओं से जुड़े विशेषज्ञों से सुधार के निहितार्थों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ दो मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं सनशाइन वेजिटेबल्स के फाउंडर पार्टनर कर्नल सुभाष देसवाल। कर्नल देसवाल की कंपनी विलायती गाजर के उत्पादन में देश की सबसे बड़ी सप्लायर है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ ही कर्नल देसवाल और उनकी कंपनी कई सारे मॉडल्स पर प्रयोग कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। एक तो इन्होंने सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाने की भी कोशिश की है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कर्नल देसवाल ने काफी काम किया है। तो इन सब बारे में हम कर्नल देसवाल से जानेंगे। हमारे दूसरे मेहमान आज के जो हैं वो हैं आलोक श्रीवास्तव, जो सिनर्जी टेक्नोफिन के फाउंडर हैं और किसानों, एफपीओ और एग्री स्टार्टअप को बाजार से जोड़ने और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर सलाह देते हैं। कर्नल देसवाल, इस चर्चा की शुरुआत हम आप ही से करते हैं, क्योंकि एग्री रिफॉर्म्स जिनकी बात हम कर रहे हैं, कृषि सुधार की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें तीन बातें मुख्य तौर पे सामने आई हैं। एक तो एपीएमसी एक्ट में सुधार हुआ है जिससे कि किसान अब मंडी के बाहर अपना माल बेच सकेगा। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ढीला किया गया है, जिसके बाद कि अब वेयर हाउसिंग वगैरह में माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर निजी निवेश आ सकता है। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और एक तरह से देखा जाए तो आपका एक्सपोजर इन तीनों ही क्षेत्रों में है पिछले कुछ सालों से। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इन कृषि सुधारों पर, एक किसान होने के नाते? एक किसान होने के नाते मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये बहुत ही अच्छा कदम, लेकिन देर से उठाया गया कदम है। ये सब सुधार मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले होने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसका बहुत ही मैं स्वागत करता हूं। तीन जो सुधार लाए गए हैं, मंडी एक्ट अगर हम ईमानदारी से बात करें तो ये एक इंस्पेक्टर राज और थोड़ा भ्रष्टाचार इसमें था। और इसको किसान, जब ये मंडी एक्ट आया तो ये किसान के फायदे के लिए आया था और इसमें फायदा भी किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब इसका इतना उपयोग नहीं है जो कि पहले था, इसलिए इसमें बदलाव कर दिया गया अब, और ये बहुत ही स्वागत करने योग्य कदम है जी। दूसरा सुधार जो आया है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर आया है। उसमें अगर हम देखें तो हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ ये लैंड होल्डिंग रखी हुई है। अब इसमें ये खेती के लिए वायबल नहीं है किसी के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल है, सरकार ने 2017-2018 में एक मॉडल एक्ट दिए थे सरकारों को, मंडी का भी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी, लेकिन ये कोई भी लागू किसी भी स्टेट ने नहीं किया। और अब जब ये कोविड की सिचुएशन आई, एक क्राइसिस आई, उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदली करते हुए सरकार ने ये 3 एक्ट लाए। हम इसका बहुत ही स्वागत करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार इसमें पैसा लगाए और शायद किसान का उससे ज्यादा भला होगा। कॉर्पोरेट से ज्यादा उम्मीद ना की जाए। जी आलोक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में, क्योंकि आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इस तरह का निर्णय एक कोविड पेंडेमिक में बाध्य किया है सरकार, एक तरह की एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाए। और मेरा ऐसा मानना है कि रिफॉर्म तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दूरगामी होगा, लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एपीएमसी की बात करें तो ये किसानों को ये देता अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने प्रोडक्ट को वो कहीं भी बेच सकता है, उसका कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं होगा। खासकर एपीएमसी का जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन का था उससे टूट जाएगा और फार्मर अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से, अपने मूल्य पे, अपने हिसाब से बेच पाएंगे। दूसरा जो एस्मा का है, जैसे कर्नल साहब का उनका अपना एप्रीहेंशन है, एस्मा जो है वो सबसे बड़ी बात है, जो प्रोसेसर जो प्रोक्योरमेंट करता है और अपना स्टॉक बनाता है सो दैट कि साल भर वो करे, तो डेफिनेटली वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो प्रोसेसर और किसान के बीच में डायरेक्ट संबंध होगा और उसमें कोई मिडिलमैन नहीं रहेगा। और प्री फिक्स प्राइस में एश्योर्ड क्वांटिटी का वो आपस में बात करके ये प्रोडक्शन कर सकेगा। इसमें एक बहुत बड़ी चीज और क्या है कि भारत सरकार जो है एफपीओ का, कर्नल साहब ने कहा कि छोटे छोटे लैंड होल्डिंग हो गए हैं, लेकिन एफपीओ एक ऐसा टूल बनेगा जो इसको कंसोलिडेट करके एफपीओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर होगा और उसके प्रोसेसर या मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में फार्मर को एग्रीगेट करके, प्रोडक्ट को एग्रीगेट करके उनके लिए उपलब्ध करवाएगा।
कुल मिलाकर अगर कहें तो 3 जो मोटी मोटी बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि निश्चित तौर पे ये सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका असर आने में थोड़ा समय लग सकता है। कुछ एप्रीहेंशंस, कुछ शंकाएं भी हैं, जिनमें कि कर्नल देसवाल ने जैसे निजी निवेश को लेकर ये माना है कि बहुत ज्यादा उत्साह है, शायद इतना ना हो। इन विषयों पर और आगे हम चर्चा करेंगे और अपने विशेषज्ञों से इस पर हम राय भी लेंगे कि वो और क्या इसमें मानते हैं कि किया जा सकता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नहीं। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज भारत सरकार ने जिन कृषि सुधारों की घोषणा की है उनके बारे में, और हमारे साथ इस समय जो 2 मेहमान जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आलोक श्रीवास्तव और कर्नल देसवाल। कर्नल देसवाल, आपसे हम बात की शुरुआत इस सेगमेंट की करते हैं कि आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें आपने हालांकि ये थोड़ा आशंका जताई है कि जो निजी निवेश जिस तरह से माना जा रहा है कि आएगा, शायद उतनी तेजी से उतने पैमाने पर ना आए। लेकिन आपका अपना जो अनुभव रहा है, और खास तौर से मैं, क्योंकि आप पेरिशेबल्स में काम करते रहे हैं, सब्जियों में काम आपने किया और गाजर पर मूलतः आपका काम है, तो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो गाजर की और दूसरे पेरिशेबल्स की जो वेयर हाउसिंग है, वहां पे केवल निवेश ही नहीं, निवेश और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, उसके तकनीक के तौर पे भी जो हमारी स्थिति है, क्या वो संतोषजनक है इस समय देश में? क्या हमारे पास सारी जानकारियां हैं? अगर आप एक पेरिशेबल किसान जो गुड्स हैं उनके किसान हैं और आप कोई वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, और उसमें क्या इस तरह की जो सुधार सरकार ने किए हैं, केवल वेयर हाउस बनाने की ही बात हम ना कहें, लेकिन कंसल्टेंसी से लेकर और एक तरह से 360 डिग्री व्यू जो कहते हैं, उस लिहाज से कितना फर्क पड़ेगा इस पूरे इकोसिस्टम? निवेश से इस चीज का समाधान नहीं है, और हमारे जो एग्रीकल्चर में फार्मर हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। अगर ये एक बहुत बड़ा एक कमी है हमारे पास कि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है ये, लेकिन इसमें इतनी नॉलेज या इतनी पढ़ाई या इतनी रिसर्च जो कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और जो ज्यादातर काम आलू वगैरह पे हुआ, लेकिन आज हमें फ्रूट और सब्जियां, इन पे बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, जिसमें सरकार आए, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। अगर हम जैसे कुछ जिन्होंने किया भी है तो उसकी हमें इतनी कीमत चुकानी पड़ती है कि वो हमारे बस से बाहर है। आलोक जी, आप जो निवेश वाला मुद्दा है उस पर थोड़ा सा आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर रहे हैं, आप एफपीओज के साथ तो काम कर ही रहे हैं। तो क्योंकि अब तो कुछ 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं इस ऑर्डिनेंस के आए भी, सुधारों के आए हुए भी काफी समय हो गया है, तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में निजी निवेश में उस लिहाज से आएगा जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो आशंका है, जैसे कर्नल देसवाल ने जो बात कही कि इसमें रिटर्न उस लिहाज से शायद नहीं होगा जैसा दूसरे कारोबारों में होता है, तो क्या जो मुनाफा मार्जिन है वो कम होने के कारण जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं अभी भी इससे दूरी रहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने में होता है। जैसे कर्नल साहब जहाँ पे अपनी बात खत्म की, उन्हीं की बात को लेकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कर्नल साहब को हम बहुत दिनों से जानते हैं, उनके साथ हम बहुत जगह काम भी किए हैं। अगर उन्हीं के एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनका जो पहले सामान्य कोल्ड स्टोरेज में गाजर रखते थे, तो इनका लॉस जो था वो करीब करीब 40% था। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तकनीक पे इन्वेस्टमेंट किया, और उस तकनीक की वजह से इनका जो लॉस जो है वो घट के 8 से 10% रह गया, तो इनको 30% का फायदा हुआ। अब आलू की बात करें, जहां पे तकनीक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां स्टोरेज है, लेकिन स्टोरेज में जो लॉस जो होता है वो 7 से 8% और समटाइम 10% तक होता है। अगर उसको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो 10% को घटा के 2% किया जाता है, जो इंडस्ट्री का नॉर्म है डेवलप कंट्री में। तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न तो डायरेक्ट सेविंग से ही मिल जाएगा। और दूसरी बात है, इन्वेस्टमेंट जो है, इस्मा से हम खासकर इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि प्याज जो है एक बहुत बड़ी ये होती है कि बरसात के दिनों में प्राइसेस का बढ़ जाता है। तो अब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि लोग प्राइवेट प्लेयर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और लार्ज स्केल में स्टोरेज करेंगे और बाजार के हिसाब से उसको उपलब्ध करवाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय उसके तकनीकी इंप्रूवमेंट में मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से होगा। जी,
कर्नल देसवाल, एपीएमसी एक्ट वाला जो मसला है उस पे हम आते हैं, और यहाँ पे एक आशंका ये कई बार जताई जाती है कि जो भारतीय किसान है वो बहुत बार, मतलब 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाला किसान है जो कि प्राइसिंग नहीं कंट्रोल करता है, और एक तरह से कहा जाए तो मूल समस्या भी भारतीय किसानों की यही है। तो अभी तक जो, जैसे कि पहले शुरू में भी हम लोग इस कार्यक्रम बात कर रहे थे कि जब एपीएमसी एक्ट आया था तो निश्चित तौर पे एक बिल्कुल सही मोटो के साथ, एक उद्देश्य के साथ आया था कि किसानों की संरक्षा हो सके जो इस प्रकार के जो मूल्य निर्धारण में उनके साथ गड़बड़ होती है। क्या आपको लगता है कि अब जो परिवेश है, माहौल है, क्योंकि आप लगातार एपीएमसी मंडी के बाहर ही अपना माल बेचते रहे हैं, काम करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि सब किसानों को एपीएमसी मंडी के बाहर अगर वो जाते हैं अपना माल बेचने के लिए तो उसी प्रकार मूल्य को लेके उनको सुरक्षा और संरक्षा मिलेगी जैसी एपीएमसी मंडी में मिल सकती थी या मिलती रही है कुछ हद तक? ये क्योंकि इस एक्ट का किस तरीके से लागू होगा इसकी जो फाइनल डिटेल्स हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। एक बात सही है कि मंडी में किसान बेचता था तो उसकी पेमेंट को खतरा नहीं था। मंडी एक हद से, एक चीज का मंडी में जरूर फायदा होता है कि किसी भी मंडी का एक टास्क है प्राइस को इन्वेंट करना कि क्या प्राइस है, एक्चुअली कौन तय करेगा, ये तो मंडी में होता था। तो अभी सरकार ने कोई मंडी में बेचने से बंद नहीं किया, मंडी को बंद नहीं किया, एक ऑल्टरनेट जगह दे दिया कि आप मंडी में भी जा सकते हैं, आप बाहर प्राइवेट भी बेच सकते हैं, आप खुले उसमें काम कर रहे हैं। तो किसान अब इतना पिछड़ा नहीं है जितना कि था पहले। आज किसान को, क्योंकि आज के दिन इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रेवल होती है, ई मार्ट है, फलाना है, ये है, किसान पढ़ा लिखा नहीं तो उसका बेटा पढ़ा लिखा है, वो नेट पे देखता है, तो इतना वो नहीं है। आज वो एपीएमसी का जो रोल था वो शायद अब इतना बड़ा नहीं रहा कि जो माना जाए, तो इसलिए ये ठीक है। चलिए फिलहाल अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद अभी जो कुछ और पहलू रह गए हैं इन कृषि सुधारों में समझने के लिए वो अपने मेहमानों से हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीरो। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि सुधारों के जो असर परिणाम पर, और हमारे साथ इस समय 2 मेहमान जो बने हुए हैं। एक कर्नल सुभाष देशवाल जो खुद खेती करते रहे हैं और कई सारे किसानों के साथ मिलकर खेती भी करते रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग भी करते रहे हैं, और दूसरे मेहमान आलोक श्रीवास्तव जो एक तरह से एग्री कंसल्टेंसी फर्म एक है जिससे जुड़े हैं, उसके फाउंडर हैं और उसके लिए किसानों को सलाह देते हैं। आलोक जी, बात की शुरुआत इस सेगमेंट की हम आपसे करेंगे कि यहाँ जो पहले पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि एपीएमसी के बाहर किसान अगर बेचने जाता है, कर्नल देसवाल का मानना है कि अब किसान उतना लाचार नहीं है, उतना बेचारा नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी संभावना कम है कि उसका शोषण होगा। आप क्योंकि कई सारे किसानों एफपीओ से मिलते रहते हैं, तो आपकी राय इस पर क्या होगी? देखिए, एपीएमसी एक्ट जो है, अगर दिल्ली के हम एक उदाहरण पे लें तो दिल्ली सरकार एपीएमसी एक्ट में ये सुधार करके लाया था कि एपीएमसी के बाहर जो भी ट्रेडिंग होगा उसमें फी नहीं लगेगा, जो हेल्प किया बहुत सारे स्टार्टअप को सप्लाई चेन कंपनी स्टार्ट करने में, और वो सप्लायर बन गए हैं मॉडर्न रिटेल के, ऑफलाइन रिटेल, ऑनलाइन रिटेलर के। और उसमें क्या होता है कि फार्मर को सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो डायरेक्ट सेल कर सकता है एक प्री फिक्स प्राइस पे, सब्जेक्ट टू अपना वो क्वालिटी मेंटेन करे। और इसमें जो पेमेंट का एप्रीहेंशन है, एक बार क्वालिटी एक्सेप्ट हो जाता है तो पेमेंट फिर कहीं भी नहीं जाता है। तो ये चिकन और एग वाली स्टोरी है कि आप क्वालिटी बायर के हिसाब से तैयार कर दीजिए तो बायर आपको प्राइस दे देगा। लेकिन कर्नल साहब ने एक मुद्दा जो उठाया था कि ये एक अल्टरनेट मार्केट चैनल है जो डेवलप हो रहा है सरकार, लेकिन बेंचमार्किंग, जो प्राइस बेंचमार्किंग होती है वो अभी भी मंडी से ही होती है। तो प्राइस का निर्धारण जो होता है उसके लिए मंडी में भी बेंचमार्किंग होना, प्राइस का ओपन होना वो जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर लोग अपना सौदा तय करता है अल्टरनेट मार्केट चैनल में। कर्नल साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मसला है, और आप क्योंकि 100 से ज्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं, उनके उत्पादों को आप तमाम टेक्निकल नो हाउ के साथ आप खेती भी करवाते हैं, खरीदते भी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये अभी सुधारों में जो बात कही गई है, और पहले से भी ये कई लंबे समय से बात हो रही थी कि मॉडल लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आने वाला है, आप क्योंकि कई साल से काम कर रहे हैं तो क्या बदलेगा? आप अभी तक वैसे भी तो काम कर ही रहे थे, तो अब हम क्या माने कि इन सुधारों के बाद क्या बदलने क्या जा रहा है? देखिए,
अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, जिसमें कि अभी उसकी डिटेल उसकी भी फाइनल नहीं आई है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तीन के बीच में होगा। एक किसान, एक जो किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, और तीसरा सरकार। तो सरकार का इसमें दखल होगा और इसको ओवरसी करेंगी। का जो सिस्टम है उसमें किसान को पैसा लगाने के बाद कुछ मिलता है, कोई आपदा आ जाए तो वो उसमें टूट जाता है। लेकिन अगर जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल है, मेरे ख्याल में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल डेवलप होंगे, जिसमें कि आप किसान को उसका इनपुट देते हैं, उसका टेक्नोलॉजी देते हैं, उसका इक्विपमेंट में मदद करते हैं, तो उसको वो एक खतरे से बाहर हो जाता है, बेसिक खतरे से बाहर हो जाता है, और वो एक रूटीन में अपना काम मेहनत से करता है और किसी परेशानी नहीं आता। उसको ये फिक्र नहीं कि मार्केट कहाँ करना है, क्या करना है, वो अपनी फसल पर ध्यान देता है। तो ये एक बढ़िया वो होगा, ये हमें ऐसा उम्मीद है। जी, आलोक श्रीवास्तव, आपने एफपीओ का भी जिक्र किया था, और खास तौर से मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसका एफपीओ मॉडल पर बहुत ज्यादा जोर है। अभी प्रधानमंत्री ने 10,000 एफपीओ को तैयार करने का जो लक्ष्य है अगले 5 साल में, उसकी औपचारिक शुरुआत भी की है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस एफपीओ मॉडल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं, और किस तरह से आगे चलते हुए आपको लगता है कि पूरा ये योजना जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ये पैन आउट हो? देखिए, मेरा मानना है एफपीओ का बड़ा क्रिटिकल रोल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि प्रोसेसर या बड़ी कंपनियां जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इसलिए भागना चाहती है क्योंकि उसको हजारों फार्मर से डील करना पड़ता है, और एफपीओ जो है वो फार्मर का समूह है, और उसका एक बीओडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। जो कंपनियां, तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी के लिए एफपीओ फेस हो जाएगा और उनके बिहाफ पे कंपनी फार्मर से देगा। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, जो इनपुट है, कर्नल साहब ने जैसा कहा कि क्वालिटी सीड, क्वालिटी केमिकल, क्वालिटी फर्टिलाइजर, तो इनपुट कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां जो एफपीओ को दे देगी और एफपीओ अपने फार्मर को दे देगा। तो एफपीओ जो है बेसिकली एक फैसिलिटेटर का काम करेगा और दोनों के रिस्क को मिनिमाइज करेगा, और इस तरह से क्या होगा कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो एफपीओ का बड़ा क्रिटिकल रोल होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल आगे बढ़ता है तो। जी, और इसमें क्योंकि कॉर्पोरेट्स आएंगे अगर एफपीओज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एफपीओज सीधे कॉर्पोरेट्स को बेच सकेंगे अपना माल, और जो तीसरी चीज है कि उनसे लिए हुए माल को कॉर्पोरेट्स बढ़िया तरीके से भंडारण भी कर सकेंगे। तो आपको लगता है कि ये तीनों जो घोषणाएं हुई हैं कृषि सुधार में, जब भी इनके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, जब भी सारा कुछ ये फॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ये तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेगा। और इसका मैं अभी भी कहता हूं कि इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दूरगामी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, और ये फार्मर और प्रोसेसर दोनों के लिए बेनिफिट होगा। जी, कर्नल देसवाल, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो, क्योंकि आप लंबे समय से, क्योंकि अब इस सेक्टर से जुड़े हैं, इस सेक्टर को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और सरकार ने भी सीधे तौर पे जो भी घोषणाएं कृषि क्षेत्र में सरकार की ओर से आ रही हैं, सरकार ने एक मोटा लक्ष्य कहा जाए तो रखा हुआ है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। सवाल केवल 2022 का नहीं है, सवाल है कि आगे किसानों का जो आर्थिक सशक्तिकरण होता रहे, उसके 2022 के बाद भी चीजें बेहतर होती रहे। तो इस लिहाज से इन सुधारों का कितना इम्पैक्ट आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा, इसमें किसान को भी खड़ा होना पड़ेगा, इसमें एजुकेटेड आदमियों को आना पड़ेगा, किसान के जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको आना पड़ेगा। सिर्फ सरकार, अगर हम ये सोच लें कि सरकार ऐसा कर लेगी, ये संभव नहीं है। हम किसान को ये बताएं, ये सरकार बताए कि भाई आपको भी एक अच्छा काम करना है, मेहनत करना है, अपना तौर तरीका पीछे का जो धर रहे थे, जिसपे चलते आ रहे थे, उसको बदली करना पड़ेगा, सोच बदली करनी पड़ेगी, नए जमाने के साथ जो क्वालिटी है। अच्छा, जैसे कि फार्मर है, वो कभी ये नहीं, इस पे मैं कभी किसी फार्मर से चर्चा नहीं सुनता कि भाई आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। तो इस तरीके की विचार, इस तरीके की सोच सरकार के साथ मिलके फार्मर को भी करनी पड़ेगी। सरकार की भी एक जिम्मेवारी है, नहीं, फार्मर की भी एक जिम्मेवारी, ना कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी। जिस दिन फार्मर इस बात पे खड़ा हो जाएगा तो ये काम बन जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि आमतौर पे जब भी कृषि सुधारों की बात होती है, सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात होती है,
तो पूरी जिम्मेदारी एक तरह से सरकार के कंधों पर पड़ जाती है कि सरकार को क्या करना है। लेकिन सरकार जो भी कर रही है उसके साथ किसानों को भी अपने को अपग्रेड करना होगा। उसके साथ जो सरकार की सुविधाओं का फायदा उठाकर किसानों को भी उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। कर्नल देशवाल ने ये अभी कहा। आप दोनों ही मेहमानों का आज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से शेयर करने की। अब आज दीजिए मुझे इस मंडी.com से इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।